हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल द्वारका स्टडीज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th का सपोर्ट मटेरियल से न्यू सपोर्ट मटेरियल से चैप्टर सेकंड, यानी कि सत्ता के समकालीन केंद्र। ठीक है, यानी कि सत्ता का मतलब चैप्टर के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सत्ता का मतलब होता है शक्ति यानी कि पावर, और हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि पुराने जो समकालीन यानी कि पुराने जो हमारे केंद्र रहे थे सत्ता के, वो कौन कौन से रहे थे, शक्ति के केंद्र कौन कौन से थे। यानी कि हमने फर्स्ट चैप्टर में क्लियर करा कि पृथ्वी पर सिर्फ दो महाशक्तियां थी, जिसे एक सोवियत संघ और अमेरिका कहा जाता था। परंतु 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, सोवियत संघ टूट जाता है, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व पर एक ही शक्ति बसती है, जिसे अमेरिका के नाम से या पश्चिमी देशों के नाम से जाना जाता है, जहां पर पूंजीवाद व्यवस्था चलती थी और शीत युद्ध वहां पर खत्म हो जाता था। तो स्टार्ट करते हैं, सत्ता के समकालीन केंद्र का अर्थ क्या होता है। शीत युद्ध के बाद जब हमारा शीत युद्ध खत्म हुआ, तो विश्व में पूरी की पूरी धरती पर कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसे ग्रुप और देशों ने प्रभावशाली रूप से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना स्टार्ट कर दिया, यानी शुरू कर दिया, जिससे यह स्पष्ट होने लगा कि ये जो संगठन थे, जो ये ग्रुप थे, वो देश अमेरिका की एक ध्रुवीय यानी कि इसका अर्थ हुआ यहाँ पर एक ही शक्ति के सामने विकल्प के रूप में देखे जा सकते थे। विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद, यानी कि सोवियत संघ का विघटन होने के बाद में, राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के समकालीन केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। यानी कि उन लोगों ने यह समझा था कि भाई इसके टूटने के बाद में, जब सोवियत संघ विघटन हो गया, तो उसके बाद लोगों ने अलग अलग देशों ने ग्रुप बनाना, समूह बनाना शुरू कर दिया, और उन्होंने यह सोचा कि हमारे ये समूह अमेरिका को अपने प्रभुत्व में कर लेंगे, या फिर उसकी प्रभुत्व को, उसकी शक्ति को सीमित कर देंगे। परंतु ऐसा नहीं हो पाया। और यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ते हैं। जो यूरोप संघ यानी कि एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है। जो यूरोप के देशों ने संघ बनाए थे वो कौन से थे? अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था, किसने? अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए, दोबारा गठन के लिए उसे बहुत ज्यादा मदद करी थी। किसने की थी? अमेरिका ने। तो इसे मार्शल योजना के नाम से जाना गया। अगेन याद रखिएगा, मार्शल योजना किसे कहा जाता था? जब अमेरिका ने यूरोप संघ की दोबारा गठन करने में सहायता की थी, तो उसे यूरोप संघ कहते थे। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद मिली। और 1949 में एक यूरोपीय परिषद बना था, जिसे राजनीतिक सहयोग के लिए, पॉलिटिकल हेल्प के लिए, हेल्प के मामले में अगला कदम साबित हुआ था। और फिर उसके बाद 1957 में, यानी कि 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदायों का गठन होता है। यानी यूरोप के अंदर लोगों की हेल्प करने के लिए कई सारे ग्रुप सामने आते हैं। और 7 फरवरी 1992 में मजिस्ट्रेट संधि के द्वारा एक संधि होती है, मजिस्ट्रेट संधि यानी कि एक मीटिंग होती है, और उस यूरोपीय ग्रुप का गठन होता है। कब होता है? 7 फरवरी 1992 में। और वर्तमान में अभी अगर सदस्य पूछे जाए यूरोपीय संघ में, तो 27 सदस्य उसके अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यूरोपीय संघ के सदस्य देश कौन कौन से? जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इसके वर्तमान में सदस्य कितने, सदस्यों की संख्या 27 है। और अब पढ़ते हैं यूरोपीय संघ के सदस्य देश है कौन कौन से। तो भाई इसके जो संघ यानी कि एक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, वो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन और स्पेन, इसके कुछ सदस्यों की संख्या है। और ब्रिटेन यानी कि आप उससे परिचित होंगे, अंग्रेज इंग्लैंड जहां पर आता है, एक ग्रुप होता है ब्रिटेन, जिसके अंदर कई सारी कंट्रीज जुड़ी हुई होती हैं। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ में से जून 2016 में एक जनमत संग्रह किया, जनमत यानी कि जनता का संग्रह किया, और उसके द्वारा, संग्रह मतलब इकट्ठा किया, उसके द्वारा अलग होने का निर्णय लिया था। यानी कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में अलग हुआ, जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता है। क्या कहा जाता था? जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता था, मतलब उस समूह से बाहर निकलना। अब यह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, यानी कि ब्रिटेन हमारे यूरोप संघ का सदस्य अब नहीं है। जनवरी 2020 में यह यूरोप संघ से अलग हो गया था। कब अलग हुआ था? 2020 में। और 2016 में इसने संग्रह किया था, लेकिन अलग कब हुआ था? जनवरी 2020 में ये यूरोप संघ से अलग हो गया ब्रिटेन, और यह पुराने सदस्यों में से भी एक था। यानी कि अगर पूछा जाए क्या कभी ब्रिटेन इसका मेंबर रहा होगा, तो बिल्कुल यूरोपीय संघ का मेंबर ब्रिटेन रहा था, परंतु वह 2016 में एक जनमत संग्रह किया, और उसको वो वहां से ब्रेक्जिट हो गया। कब? जनवरी 2020 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोप संघ के अब जो नए सदस्य इसके अंदर जुड़े हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है आपका एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड,
चेक और गणराज्य, क्योंकि चेकोस्लोवाकिया आपने पढ़ा था जो दो राज्य में टूट गया था, जिसे चेक गणराज्य, और रोमानिया और स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया और बुल्गारिया, साइप्रस, स्लोवेनिया, ये कुछ इसके नए सदस्य थे। और अभी वर्तमान में इसकी संख्या हमारी कुल 27 है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा अगला है कि भाई इसके उद्देश्य क्या थे ग्रुप बनाने के। यूरोप का जो संघ बना, यूरोप ने जो ये ग्रुप बनाया, उसके क्या उद्देश्य, क्या उसकी एम रही होगी, किस लिए उन्होंने ये समूह को बनाया। तो इसलिए बनाया क्योंकि जिससे ये 27 के 27 देश थे उनकी विदेश नीति समान रही, यानी कि जो अलग अलग ये विदेश जो देश हैं इनकी जो नीतियां थी, इनकी पॉलिसी थी और सुरक्षा की नीति बिल्कुल सेम रही। और आंतरिक मामलों में अपने अपने देश के अंदर के मामलों और न्याय से जुड़े मामलों पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और इन पूरे के पूरे 27 देशों के अंदर, यानी कि पूरे के पूरे यूरोप के अंदर सेम मुद्रा चलेगी, मुद्रा यानी कि पैसा, और वीजा मुक्त आवागमन। जैसे कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के किसी भी राज्य में बिना वीजा के, बिना किसी इजाजत के घूम सकते हैं, अपने घर ले सकते हैं। सेम वैसे ही यूरोप संगठन के उद्देश्य थे कि भाई इन 27 देशों के व्यक्ति कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, ये हमने उद्देश्य पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या होती हैं। यूरोप संघ ने आर्थिक सहयोग के लिए, इकोनॉमिक हेल्प के लिए, हेल्प वाली कई सारी संस्थाएं बनाई, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से बदल करके उसने क्या किया, राजनीतिक संस्था बना दी, यानी कि आर्थिक सहयोग वाली संस्था बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। और दूसरा पॉइंट इसका, यूरोप जो संघ था ये एक विशाल, क्योंकि 27 देश है इसके अंदर, एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा, एक बहुत बड़े। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वे अमेरिका के प्रभुत्व यानी कि उसके बराबरी करने की कोशिश की, इसलिए लोगों ने संघ बनाए थे। और इस यूरोपीय संघ ने अपना एक झंडा बनाया, अपना गान बनाया, अपनी स्थापना दिवस बनाई और अपनी एक सेम मुद्रा का चलन किया, यानी कि रुपए का चलन किया हमारी भाषा में। ठीक है, अन्य देशों से संबंध के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेश नीति अपनाई और सुरक्षा नीति अपनी अपनी बना ली। यूरोप संघ का जो झंडा था, इनका जो यूरोप संघ का झंडा था, इसके अंदर 12 सितारों के घेरे हैं। घेरे के रूप में वहां के जो लोग हैं पूरी पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। जैसे हमारे भारत का झंडा हम लोगों को कई सारी चीजें सिखाता है, वैसे ही इनके 12 सोने के जो सितारे हैं वो इन्हें पूर्णता, समग्रता और एकाग्रता, मेल मिलाप, एक साथ मिलकर रहना, बंधुत्वता को आगे बढ़ाते हैं। 2003 में यूरोपीय जो संघ था इसने साझा संविधान बनाने की भी कोशिश करी थी, लेकिन वो नाकामयाब रहे, क्योंकि 27 देशों ने उन सभी की उस पर राय सेम नहीं रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाली कौन सी चीजें थी। आज यूरोपीय संघ इतना ताकतवर है जिसके ऐसे कौन से कारक रहे होंगे या फिर उसकी ऐसी कौन सी विशेषताएं रही जिनके कारण यूरोपीय संघ आज ताकतवर है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वह यूरोपीय संघ के आर्थिक प्रभाव क्या पड़े। तो 2016 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जो हमारी अगर बात करें यूरोप संघ की, और आपसे कोई पूछता है कि 2016 में पूरे विश्व की सबसे बड़ी, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, तो वह यूरोपीय संघ की थी 2016 के अनुसार। और इसका जो जीडीपी था ना, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, वो 17,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा था, जो कि अमेरिका के लगभग बिल्कुल बराबर है। यानी कि अमेरिका की टक्कर इसने 2016 में दी। और इसकी जो मुद्रा है, यूरोप में कौन सी मुद्रा चलती है, यूरो। जैसे भारत में रुपए, वैसे ही यूरोप में यूरो चलती है। और उसने अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को, उसके दबदबे के लिए वह खतरा बनने लगी, क्योंकि अमेरिका को लगने लगा अब कि भाई उसकी टक्कर देने वाला भी कोई आ चुका है। विश्व व्यापार में बिल्कुल विश्व स्तर के, पूरे के पूरे विश्व स्तर पर जो व्यापार होता था, इसमें इसकी हिस्सेदारी, यूरोप की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा थी। यानी कि अगर बात की जाए व्यापार की, तो अमेरिका से 3 गुना आगे निकल चुका था ये आगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा शक्तिशाली, ताकतवर बना। ठीक है, अगला पॉइंट, इसकी जो आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर पड़ा। इसकी जो आर्थिक शक्ति इतनी बेटर थी, वो हमारे देशों पर आकर के पड़ रहा था उसका प्रभाव। और यह विश्व व्यापार संगठन, यानी कि भाई आपका WTO के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता था।
काम करता है। ठीक है, यूरोप संघ के राजनीतिक प्रभाव क्या थे, मतलब इसके ताकतवर बनने के हमने इकोनॉमिक प्रभाव पढ़ लिए, क्योंकि इसका व्यापार अमेरिका से आगे चला, यूरो इसकी अमेरिका से ज्यादा हो गई, ये तो हमने पढ़े आर्थिक। अब पढ़ते हैं इसके राजनीतिक कौन से प्रभाव रहे, कि राजनीति की ऐसी राजनीति कैसी इन्होंने करी जिसकी वजह से ताकतवर रहे। तो इसका एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ठीक है, यूरोप के अंदर फ्रांस आता है जो कि क्या है, सुरक्षा परिषद का फिक्स स्थायी यानी फिक्स मेंबर है। और यूरोप जो संघ है, ग्रुप जो है, इसके कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी यानी कि जो फिक्स नहीं है। और फिक्स कौन सा सदस्य है यूरोप का, याद रखिएगा, फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है यूरोप संघ का, और यूरोप संघ के बाकी जितने देश बचे हुए हैं वे उसके अस्थायी सदस्य हैं। ये हमने राजनीतिक प्रभाव पढ़े। अगला यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने के लिए सैन्य प्रभाव कौन सा पड़ा, तो वो होगा हमारा यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सेना है ना। अगर बात की जाए पूरी की पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा और ताकतवर बड़ी सेना किसके पास है, तो वो आप कहेंगे यूरोपीय संघ के पास है। और इसका जो कुल रक्षा बजट है ना, वो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है, यानी कि टॉप 2 में रक्षा बजट, यानी कि अपनी आर्मी पर ये इतना पैसा खर्च करते हैं। सबसे टॉप पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर यूरोप संघ। तीसरा जो यूरोप संघ है, इसके देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं बहुत सारे। किसके पास, फ्रांस के पास। कहां पर है फ्रांस, यूरोप संघ का एक देश है, एक सदस्य है। और आंतरिक विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी यूरोप संघ दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा देश बना, यानी कि टेक्नोलॉजी भी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इसके पास में है। ये इसके कुछ हमने प्रभाव पढ़े। पहला पढ़ा आर्थिक प्रभाव, दूसरा पढ़ा राजनीतिक, तीसरा पढ़ा सैन्य प्रभाव। अगर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो भाई ध्यान से आप इन्हें पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, पहले उसके सैन्य प्रभाव, फिर राजनीतिक, फिर आर्थिक प्रभाव, और उन्हें पॉइंट में लिख करके आएंगे। आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, अगर आएगा तो 6 नंबर का आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस यूरोप संघ की कमजोरियां कौन सी थी भाई, हर चीज की कमजोरी होती है, हर इंसान की कमजोरी होती है। वैसे ही यूरोप संघ की कौन सी कमजोरियां थी और उसकी कौन सी लिमिटेशंस थी, कौन सी सीमाएं थी। इसके सदस्य देशों की अपनी अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। जैसे कि इराक पर हमले के मामले में ये हमेशा एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। और यूरोप के जो कुछ हिस्से हैं उसमें यूरो मुद्रा को अभी तक लागू करने की नाराजगी है कि भाई हम क्यों एक्सेप्ट करें। बहुत सारे देश कहते हैं 27 में से कि भाई इसकी मुद्रा यूरो को हम क्यों एक्सेप्ट करें, यानी कि उनकी नाराजगी है मन के अंदर। डेनमार्क और स्वीडन ये मजिस्ट्रेट संधि करके, मीटिंग करके साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का विरोध करते हैं। कौन कौन करता है विरोध इसका, डेनमार्क और स्वीडन। चौथा, यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में थे, यानी कि भाई है यूरोप संघ के सदस्य लेकिन किसके गठबंधन में थे, आपके अमेरिका के। ब्रिटेन के जो पुराने प्रधानमंत्री थे जिनका नाम क्या था, मार्गरेट थैचर, इन्होंने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से ही अलग कर दिया पूरा, क्योंकि वो अलग हो गए थे 2020 में, अभी हमने ऊपर पढ़ा। और ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय लिया, जिससे ब्रेक्जिट कहा जाता था। निर्णय लिया था सिर्फ 2016 में और आपका 2020 में वो बिल्कुल अलग हो गया था। और अब ब्रिटेन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी कि आसियान, जो कि पेपर के अंदर आपका कई बार पूछा जाता है। आसियान के सदस्य देश कौन से हैं, कि इसके संस्थापक देश कौन से हैं जिसे इसने बनाया, और अभी इसके अंदर आसियान एक ग्रुप है। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे यूरोपीय संघ एक ग्रुप था वैसे ही आसियान भी एक ग्रुप है, जिसे क्या कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहा जाता है। और संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक समूह। ठीक है, कौन कौन से देशों ने इसकी स्थापना करी, यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। 5 देश, अगेन इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इसमें इसके आसियान की स्थापना करी, इसके संस्थापक देश थे। और बाद में जो इसके अंदर नए जुड़े वो थे ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम और लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये इसमें आकर के बाद में मिले थे, किसके अंदर, आसियान के अंदर। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, अब देखो अगस्त 1967 में 1967 में इस क्षेत्र में 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। और इन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना करी थी।
और इन 5 देशों को आसियान का संस्थापक देश कहा जाता है। बाद में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया को शक्ति को शामिल किया गया और इनकी सदस्यता अब इस समय पर 10 है। यानी कि आसियान के अंदर कुल संख्या कितनी है देशों की? 10 है। ठीक है। आसियान की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? जैसे यूरोप संघ का पढ़ा कि उनके उद्देश्य क्या था कि अमेरिका को भाई बराबरी पे पहुंचाना, अमेरिका से आगे निकलना, उसके प्रभुत्व को कायम करना, लिमिट करना। तो ऐसे ही इसके उद्देश्य क्या थे? इन लोगों ने किस लिए आसियान बनाया, किस लिए ग्रुप बनाया? क्योंकि सदस्य देशों के जो आर्थिक विकास को तेज करने के लिए इनका उद्देश्य था कि हम 10 के 10 देश जो है एक साथ मिलकर के अपनी आर्थिक विकास को तेज करेंगे और इसके द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास हासिल करना, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शक्ति, शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। आसियान शैली नेक्स्ट टॉपिक, अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया और इसे ही आसियान शैली कहा जाता था। यानी कि अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया, काफी नाम कमाया। यश का मतलब काफी नाम कमाया और इससे ही बाद में आसियान शैली के नाम से जाना गया। इसके कुछ स्तंभ थे, जैसे पहला स्तंभ था इसका आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा स्तंभ था आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा था सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। 3 थे, सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय, सांस्कृतिक समुदाय। याद रखना, आपसे पूछता है आसियान समुदाय के स्तंभ यानी कि कितने बोलते, कितनी इसके बोलते, तो आप कहेंगे सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है। आगे, आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। किस चीज पे आधारित है? आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्र, यानी कि अपना जो इनके ग्रुप है उनसे एक दूसरे से विवाद से दूर रहने सहमति पर आधारित था। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या था? यहाँ पर जो आर्थिक समुदाय था उसका उद्देश्य था आसियान देशों को साझा बाजार, एक दूसरे से व्यापार करना और उत्पादन आधार तैयार करना, एक प्रोडक्शन बनाना और इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है, अभी उद्देश्य पढ़ रहे हैं कि आसियान देशों के बीच जो टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। यानी कि जैसे अभी हमने पढ़ा यूरोपीय संघ के अंदर, वहां पर उन लोगों के बीच में डेनमार्क और जो ये थे आपका, उनके बीच में क्या था? भेदभाव हो रहे थे। तो यहाँ पर ये चाहते थे कि हमारे बीच में कोई भी टकराव पैदा ना हो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आसियान क्षेत्रीय मंच, जो कि आसियान क्षेत्र मंच था 1994 में, यानी कि 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी। कब हुई थी आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना? 1994 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसे किस लिए बनाया गया था कि इसके जो जितने भी 10 के 10 देश होंगे उन देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल, इक्वालिटी बिठाने के लिए आसियान क्षेत्र मंच को बनाया गया था। किस लिए बिठाया गया था? कि जो इनके 10 देश होंगे उनके बीच में क्या बिठाना? तालमेल बिठाना और उन विदेश नीतियां और सुरक्षा के बीच में तालमेल बिठाना। आसियान की उपयोगिता और इसकी प्रासंगिकता क्या थी? आसियान जो बनाता है, ये जो एक समूह बनाता, इसकी उपयोगिता, यूटिलिटी क्या थी और इसकी प्रासंगिकता कैसी थी? आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार करना और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती थी। यानी कि उन देशों के साथ में आर्थिक शक्ति क्या थी? उन देशों के साथ में व्यापार करना जो कि अभी अब से बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। जैसे कि तेजी से विकास करने वाले देशों में कौन आता है? एक भारत और चीन, जो कि तेजी से विकास कर रहे हैं। आसियान ने निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, श्रम, लेबर और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया। अमेरिका और चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की रुचि, इंटरेस्ट दिखाया। किसने? अमेरिका और चीन ने मुक्त व्यापार बनाया, एक दूसरे के साथ में व्यापार कर सकते हैं फ्रीली। और 1991 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था एक तरीके से, तो पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई है और 2014 से एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य क्या था? दक्षिण और पूर्वी एशियाई देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। भारत ने आसियान के सदस्य देशों सिंगापुर, थाईलैंड, आसियान के कौन कौन से सदस्य देश थे? सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया के साथ मुक्त व्यापार को समझौता किया था। और 2009 में
भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया जो 1 जनवरी 2010 को लागू हुआ। आसियान की असली ताकत क्या थी? अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्य जो उसके अंदर मिले हैं, और बाकी जितने भी क्षेत्रीय संगठन है, जितने भी आसपास के लोगों ने क्षेत्रीय संगठन बनाए हुए हैं, उनके बीच में निरंतर संवाद, लगातार बातें करते रहना और उन्हें परामर्श, उन्हें सलाह देते रहना, उनकी नीति बनाना। और यह एशिया की एकमात्र ऐसा संगठन था, यह पूरे एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो कि एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा के मामले पर चर्चों के लिए मंच उपलब्ध कराता है। ठीक है, आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, यानी कि जो आसियान था, ये जो ग्रुप था, कंबोडिया के बीच में जो भी टकराव थे इनको खत्म किया। आसियान ने पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला। अगला टॉपिक हमारा चीन। 1949 में 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद, जो साम्यवादी क्रांति शुरू हुई थी उसके बाद चीनी जनवादी गणराज्य, क्योंकि आज भी चीन के अंदर, चीन सोवियत संघ का एक पार्ट था और आज भी चीन के अंदर समाजवादी धारा ही अपनाई जाती है, विचारधारा। और इसके बाद में चीनी जनवादी जो थे गणराज्य की स्थापना हुई और शुरुआत में यहाँ अर्थव्यवस्था सोवियत प्रणाली पर आधारित थी, जो कि बाद में चेंज हुई थी। अब जो ये माओ था, ये वहां की चीन की बात हो रही है, इस माओ के नेतृत्व में, माओ वहां का नेता वगैरह था, इसके नेतृत्व में चीन कैसे विकसित हुआ, आज चीन कैसे विकास कर रहा है माओ के नेतृत्व में, तो पढ़ते हैं। चीन ने विकास का जो मॉडल अपनाया था, क्या उसने अपनाया था? उसमें खेती से लेकर के पूंजी निकालकर सरकारी कंट्रोल में बड़े बड़े उद्योगों में खड़े करने पर जोर था। यानी कि इन्होंने प्रकृति का भरपूर यूज करके, उसका उपयोग करके उसे किस चीज में बदल दिया? उन्होंने व्यापार में बदल दिया, उनसे अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन किया और फिर आयात निर्यात पर अत्यधिक ध्यान दिया। चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ा औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे के सारे जितने उसके यहाँ पर संसाधन थे उनको उसने फैक्ट्रियों में लगा दिया, यानी कि उद्योगों में लगा दिया और नई नई अलग अलग चीजों का उत्पादन करा। वरना आपने देखा भी होगा भारत के अंदर कितनी सारी चाइना की चीजें होती हैं, यानी कि वह अपने उत्पादनों का यूज क्या करता है? अपनी टेक्नोलॉजी अलग अलग वस्तुओं को बनाने में लगा देता है। चीन अपने नागरिकों को रोजगार देता है, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के लिए। किसे? अपने नागरिकों को लाभ देने के लिए के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल चुका है, यानी कि अपने लोगों को इतनी सारी सुविधा दे चुका है वो कि इतने दूसरे देश के विकसित लोगों को नहीं मिलती। लेकिन बढ़ती जनसंख्या विकास और बाधा उत्पन्न कहीं ना कहीं कर देती है, क्योंकि उनके यहाँ जनसंख्या अत्यधिक है, जो कि उनके यहाँ पर एक बाधा यानी कि एक रोक उत्पन्न कर देती है। कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहां के उद्योगों को जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी, यानी कि परंपरागत यानी कि पुराने तरीकों से आज कृषि करते होंगे, इसलिए वहां पर वे अपने लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे हुआ, यानी कि चीन में सुधारों की पहल, उन्होंने इस सुधारों को, जो यहाँ पर हम कमियां पड़ रहे हैं ऊपर, इन कमियों को किस प्रकार दूर करा? तो चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध अच्छे किए सबसे पहले, और राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। जो ये इनका अपनी राजनीति और इनकी आर्थिक थी, इस एकांतवास को पूरा खत्म करा। और 1973 में 1973 में इनके प्रधानमंत्री जो थे चाओ एन लाई, 1973 में प्रधानमंत्री कौन थे वहां के? चाओ एन लाई, चीन के। इन्होंने कृषि, उद्योग, सेवा और साइंस की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे थे। ठीक है, जैसे 1978 में, 1978 में तत्कालीन नेता देंग श्याओपिंग ने, वहां के जो नेता थे उस समय पर 1978 में कौन थे? देंग श्याओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों को खुले द्वार की नीति की घोषणा की और 1982 में 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया गया, मतलब खेत प्राइवेट कर दिए गए। ठीक है, और 1998 में उद्योगों का निजीकरण हुआ। पहले 1982 में क्या हुआ था? खेत जितने भी थे वो निजीकरण हुए, 1998 में उद्योगों का निजीकरण होता है। और इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए, जिसे सेज के नाम से जाना गया, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना गया था। SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से इन्हें जाना गया। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। कब हुआ था? 2001 में WTO का सदस्य बन गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने
एक कदम और बढ़ाया और चीन के पास अब विदेश मुद्रा का विशाल भंडार है, इसलिए चीन अत्यधिक विकसित हो रहा है और उसकी जीडीपी भी बहुत अच्छी खासी होती है। ठीक है, चीन के इन सुधारों में इसके कौन से नेगेटिव पॉइंट्स रहे, नकारात्मक पहलू? वहां आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। सबसे पहला जो आर्थिक विकास हो रहा था उसका जो लाभ था वो सभी सदस्यों को नहीं मिला। चीन में बेरोजगारी बढ़ गई और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं, यानी कि चीन में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और 10 करोड़ लोग, क्योंकि वो डेवलप हो रहे हैं, 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में है। वहां महिलाओं के रोजगार और काम करने की हालत संतोषजनक नहीं है। गांव और शहर के ओर तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय में अंतर बढ़ा। विकास की जो गतिविधियां थी, डेवलपमेंट के जो तरीके थे, स्टेप्स थे, उन्होंने पर्यावरण को काफी हानि, पर्यावरण यानी कि अब क्योंकि जो देखो भाई जितना भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी यानी कि जितनी भी चीजें ये व्यापार करके कर रहे हैं, उद्योगों में पैदा कर रहे हैं, वो आती कहां से है? बेसिकली वो हमारे पर्यावरण से ही तो आती है। तो इसका मतलब उन्होंने पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया और चीन ने प्रशासनिक, सरकारी और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा वहां पर। ठीक है, ये हमने इसके नेगेटिव पॉइंट्स पढ़े। चीन विश्व की नई उभरती शक्ति के रूप में है आज। कैसे है वो पढ़ते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो चीन काफी बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से 2001 में डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना, जिसकी वजह से वो ज्यादा शक्तिशाली है। तीसरा, विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसमें वो उभरती शक्ति माना जाता है। जापान, अमेरिका, आसियान, रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। ठीक है, और 1997 में यानी कि 1997 के वित्तीय संकट, जब पैसे का संकट आया था, उसके बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था जो थी उसको टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफी मदद की थी। और चीन परमाणु 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत चीन पर सीमा पर चीन द्वारा बस्तियां बनाने से दोनों देशों के बीच में एकदम संबंध बिगड़ गए थे। किसको लेकर के? तिब्बत को लेकर के। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा चीन के पास लगता है कोने में, तो भाई चीनी कहते हैं कि ये हमारी जगह है। ठीक है, तो भाई इलाकों पर लद्दाख के अक्सियाई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी यानी कि कंपटीशन दावे के चलते 1962 में भारत चीन युद्ध होता है 1962 में, और 1962 के युद्ध में भारत की जो सैनिक थे वो हार होती है, यानी कि भारत की इस समय पर हार होती है और भारत चीन के संबंध और इसका दीर्घकालिक असर बहुत ज्यादा पड़ा। ठीक है, 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीति संबंध समाप्त ही रहे और कोई भी मतलब अच्छे संबंध ही नहीं रहे। फिर उसके बाद में दोनों देशों के बीच अभी के समय कुछ सीमा विवाद से भी संबंधों में गिरावट आई है। और पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम ने चीन ने पाकिस्तान की मदद करी थी और बांग्लादेश, म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को दक्षिण एशिया में भारत के हितों के खिलाफ माना जाता है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूएनओ जो है, भारत के आतंकवादी प्रस्ताव के विरुद्ध चीन वीटो शक्ति का प्रयोग कर पाकिस्तान को समर्थन करता है, क्योंकि चीन के पास वीटो शक्ति है, उसका यूज करके, उसका उपयोग करके वो उसका समर्थन करता है। और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चीन और भारत के संबंधों में गिरावट लाता है। ठीक है, इसके सहयोग के क्षेत्र 1970 के दशक के उत्तरार्ध मतलब बीच में 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन के जो राजनीतिक नेतृत्व बदलने से चीन की नीति में अब परिवर्तन हुआ। चीन ने वैचारिक मुद्दों के स्थान पर व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख किए। इसलिए चीन भारत के साथ विवादास्पद मामलों को छोड़ संबंध सुधारने को तैयार हो गया। दोनों देशों के संबंध का राजनीतिक ही नहीं, आर्थिक पहलू भी हैं। दोनों देश एशिया की राजनीति में और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाना चाहते हैं। ठीक है, और इसके आगे दिसंबर 1988 को 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा किया गया था। किसके द्वारा? राजीव गांधी के द्वारा 1988 में दिसंबर में, और दौरा करके संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया। ठीक है, और दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान किया, संस्कृति का आदान प्रदान किया, लेन देन किया और विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में बराबर सहयोग और परस्पर यानी बराबर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर पोस्ट खोलने के समझौते किए। 1999 में 1999 से भारत चीन व्यापार लगभग 30% सालाना दर से बढ़ने लगा और 1992 में 1992 में भारत चीन के बीच 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय द्विपक्ष का मतलब है दोनों पक्षों के बीच में व्यापार होता है। और 2017 में यह बढ़कर के 84 अरब डॉलर का हो जाता है व्यापार दोनों देशों के बीच। ठीक है, विदेश में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामले में भी दोनों देश सहयोग के लिए तैयार है।
परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित के कारण संबंध सकारात्मक हो रहे हैं। चीन और भारत के जो नेता और अधिकारी अब अक्सर दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते रहते हैं। मतलब यहाँ के जो वहां के अधिकारी दिल्ली का, यहाँ के अधिकारी बीजिंग का दौरा करते रहते हैं। अब जापान के बारे में, जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। कहां पे है? अगर हम एशिया पूरा देखेंगे तो उसके पूर्व का हिस्सा देखेंगे तो वहां पर जापान है। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश है। कब ये, इसका मतलब याद है कुछ है कि भाई अमेरिका ने 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंके थे। ठीक है, तो भाई एक अकेला उसकी विभीषिका को, उसके संकट को झेलने वाला अकेला देश है। जापान के संविधान में के अनुच्छेद 9 के अनुसार, जापान का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो अनुच्छेद 9 है, आर्टिकल 9, उसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल विवादों को सुलझाने के बल प्रयोग का हमेशा के लिए त्याग कर दिया इन्होंने। कि ये लोग है ना, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अंतरराष्ट्रीय विवादों को ये लोग कभी भी नहीं सुलझाएंगे, कभी भी उनका बीच में कोई टांग नहीं अड़ाएंगे जाकर के। जापान की जो शक्ति है उसके समकालीन उभरते केंद्र के रूप में, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है। ठीक है, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है और कच्चे माल का आयात करते हैं ये लोग। इनके पास में रॉ मटेरियल्स नहीं है, दूसरे देशों से मंगाते हैं। इसके बावजूद टेक्नोलॉजी इनके पास बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट बनाने में प्रसिद्ध हैं। और सोनी, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी प्रसिद्ध जापानी ब्रांड है सारे के सारे। और 1964 में जापान ओईसीडी का भी सदस्य बना था। 1964 में जापान ओईसीडी का सदस्य बनता है और जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पहली अमेरिका, दूसरी यूरोप संघ और तीसरी जापान। ठीक है, आगे चौथा, एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 का सदस्य है और G7 का सदस्य है, याद रखना। ठीक है, और भाई G7 कहते हैं ना, तो भाई एशिया में अकेला जापान ही G7 का सदस्य है। और आबादी के लिहाज में जापान का विश्व में 11वां स्थान है। यानी कि अगर पूरे विश्व में देखें आबादी के हिसाब से तो 11वें नंबर पर जापान आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। सैन्य खर्च, व्यय का मतलब खर्च के लिहाज से विश्व में जापान का 7वां स्थान है। किससे? सैन्य के खर्च में, सेना में कितना खर्च करता है? 7वें नंबर पर। 1951 में 1951 में जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन होता है। ठीक है, दक्षिण कोरिया, कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया तथा उत्तर कोरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहते थे, जिसे ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। दक्षिण कोरियाई जो प्रायद्वीप है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया कहां पर है? एशिया के महाद्वीप में है। और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, याद रखना भाई, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहां पर है? सियोल है, जहां से हान नदी होकर के गुजरती है। हान नदी कहां से होकर गुजरती है? इसी सियोल से होकर गुजरती है। और सियोल क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दक्षिण कोरिया सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में है ना, मतलब शक्ति हो गई। अगर शक्ति के समकालीन उभरता केंद्र है एक, 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच दक्षिण कोरिया का आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है। और 1996 में 1996 में दक्षिण कोरिया ओईसीडी का सदस्य बनता है। 2017 में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कब से? 2017 में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो सैन्य व्यय, सेना के खर्च के लिहाज से विश्व में दक्षिण कोरिया का 10वां स्थान है। यानी कि जो दक्षिण कोरिया अपनी सेना पर 10वें नंबर पर खर्च करती है विश्व के अनुसार। अगर भाई हम मानव विकास रिपोर्ट को देखें 2016 के अनुसार, तो विश्व में दक्षिण कोरिया HDI रैंक 18वां था इसका, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये था आपका 18वां थी इसकी रैंक। ठीक है, छठा टॉपिक होगा हमारा, दक्षिण कोरिया के उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार और ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि शामिल है। दक्षिण कोरिया उच्च प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि दक्षिण कोरिया में भी हाई टेक्नोलॉजी है, जो कि सैमसंग जितने होते हैं, LG हो गया, हुंडई हो गया, भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये कहां की कंपनी है? दक्षिण कोरिया के ब्रांड है। ठीक है, इस आगे हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। इसके 1 अंक वाले हमारे प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना। एक बार आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जो 12th क्लास का बोर्ड बनेगा वो जो बोर्ड के क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो न्यू सपोर्ट मटेरियल से गारंटेड आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करना। एक बार 6 नंबर वाले जरूर कर लेना। ठीक है, जैसे कि यहाँ 2 नंबर वाले दिए हुए हैं आपको, ये 4 नंबर वाले हो गए।
ठीक है, 4 नंबर वाले ये रहे और 6 नंबर वाले अंक यहाँ पर आपके ये रहे। इनके आंसर्स आगे मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ठीक है, आंसर्स भी देख लो और एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ये इसका मैप हो गया जो कि यहाँ से आ सकता है, ठीक है, ये रहे इसके क्वेश्चन आंसर्स, 2 अंक वाले के यहाँ से हैं, 4 अंक वाले के, और ये आपके 6 अंक वाले के आंसर्स हो गए। ठीक है भाई, हमारा यहाँ पर ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। बस आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि प्रैक्टिस इसकी बहुत जरूरी है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और यार कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से कि मुझे और किस किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियोस जल्दी से जल्दी लेकर के आनी है जो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगते हैं। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।